हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी बच्चा जब जिस टाइम पे देख रहा है उसको मेरा ग्रीटिंग्स। सो कैसे हैं बच्चा लोग आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छी खासी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। तो आज हम जो चैप्टर 3 कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो हमने जो लास्ट क्लास में, आपने मेरी लास्ट क्लास वाली वीडियो देखी थी, तो हमने वहां पे किया था रिस्क असेसमेंट और ऑडिट रिस्क और कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये आपका इंटरनल कंट्रोल आप मॉड्यूल में देखेंगे तो 3.4 के नाम से ये टॉपिक है वहां पे। ठीक है। और वैसे इस टॉपिक का नाम है इंटरनल कंट्रोल। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल। ओके। ऑल राइट। चलिए भाई, अपने पेन पेंसिल मॉड्यूल और जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो अपने पास रख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब समझेंगे। ऑल राइट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चा लोग, वैसे तो हम यहाँ पे आराम से अपने चैप्टर्स कवर करेंगे, लेकिन जिस भी पर्सन्स को या जिस भी बच्चे को अपना पेड क्लासेस लेनी है, तो वो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, हमारे लिंक ईमेल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पेड कोर्सेज जो है ऑडिट सीरीज, वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम आपको अक्टूबर मतलब अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर नवंबर। ओके। हम 2 महीने के अंदर हमारी टीम और आपको एडिट्यूब 2 महीने के अंदर आपको ऑडिट सिलेबस फिनिश करा के देता है। फीस वगैरह के लिए, चार्जेस के लिए आप मुझे मेल लिख सकते हैं। ठीक है। सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। तो भैया बिना किसी देरी के भैया इंटरनल कंट्रोल स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स का जो डेफिनेशन मिलेगा, वो कहाँ पे मिलता है ऑडिट के अंदर? वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315 के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315 के अंदर। तो इंटरनल कंट्रोल क्या बोलता है? ऐसे 315 ऐसे होता क्या है? सबसे पहले बताओ। ऐसे 315 किससे डील करता है? आप बच्चे बोलेंगे मैडम ऐसे 315 तो डील करता है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ, identify and assessing the risk of material misstatement through understanding एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है। तो ऐसे 315 बच्चा लोग बोलता है कि भैया आपको एंटिटी और इसके एनवायरमेंट को समझ के आइडेंटिफाई और असेस करना है कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है। यही ऐसे फर्दर आपको बताता है कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो बड़े ध्यान से समझना कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। बच्चा लोग, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है आपका, इंटरनल कंट्रोल आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल is a process designed, implemented and maintained। तो एक प्रोसेस होता है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। जो कि डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है, मेंटेन होता है, किसके द्वारा? बाय TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ओके। मैनेजमेंट and other personnel to provide, but why? To provide reasonable assurance, to provide reasonable assurance about the achievement of entity objective, about the achievement of entity objective। ठीक है। तो ये आपका एक इंटरनल कंट्रोल है। बड़ी ध्यान से समझिएगा क्या इंटरनल कंट्रोल होता है। क्या इंटरनल कंट्रोल बच्चा लोग एक प्रोसेस है जो कि डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है, मेंटेन होता है और कंट्रोल होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, मैनेजमेंट में या कोई अदर पर्सन। क्यों किया जाता है? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस। भैया आपको क्या मिल सके? रीजनेबल अश्योरेंस मिल सके अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ताकि हम एंटिटी का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, तो इसको बोला जाता है आपका इंटरनल कंट्रोल। ऑलराइट। समझ आया या नहीं समझ आया? ठीक है, जरूर कमेंट में बताना। तो इसके अंदर अब उसमें एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके एंटिटी के। सबसे पहले होता है 4 ऑब्जेक्टिव्स जो इंटरनल कंट्रोल अचीव करते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, इंटरनल कंट्रोल 4 ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। कौन कौन से 4 ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले होते हैं रिलायबिलिटी।
विश्वास, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटा सेकंड होता है इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। आपके जो कंपनी के अंदर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें किससे पता कर सकते हैं आप? बाय सीइंग द इंटरनल कंट्रोल। थर्ड है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। फोर्थ वन है कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यही है बच्चा लोग कि आपका इंटरनल कंट्रोल। में फिर से कंबाइन करती हूँ, ऐसे 315, ऐसे 315 क्या कहता है? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय बाय आइडेंटिफाई द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऐसे 315 में जिक्र आता है कि भैया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो फिर से सुनिए, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि डिजाइन की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है, मेंटेन की जाती है, कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा? by those charged with governance and management and any other personnel. Why? To provide a reasonable assurance that the following objectives are achieved. What are the following objectives? तो ये चार following objective है। कौन सा? Reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of the operation, safeguarding of the assets, and नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। इतना आया समझ में? इन मीनिंग समझ में आया? यस मैम, मीनिंग तो समझ में आ गया। इसमें क्या बात है, हम तो रट्टा लगा देते मैम। तो रट्टा लगाओ ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें? मैडम बस वही तो लगा तो लेते हैं, लेकिन पेपर में हवा हवाई हो जाता है। अरे बच्चों ऐसा ही है। हाँ बेटा, अब हम करते हैं। भैया तुम लोग के ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम सीए कर रहे हो मैडम, हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। ओके, मे भी गाड़ी होनी चाहिए मर्सिडीज की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, हमारे पास बंगला गाड़ी सब होनी चाहिए, इसलिए हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हम सीए करें। वैसे ही बेटा इंटरनल कंट्रोल के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कोई मुझे महान अनुभव यहाँ बता पाएगा कि इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे कह रहे हैं मैम कैसी कैसी बात करते हो, यहाँ पे तो हम अकेले रात में 12 बजे सुनसान घनौनी रात में हम ये वीडियो देख रहे हैं और हम हमसे पूछ रहे हो? नहीं बेटा, मैं तुमसे नहीं पूछ रही, मुझे पता है नालायक तुम्हारे मन में क्या है, तो मैं ही बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैडम क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या क्या इसके उद्देश्य है कि क्यों इंटरनल कंट्रोल बना रहता है? तो सबसे पहली चीज है भैया टू चेक के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है आर इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अंडर? इन अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट, in accordance with management journal and specify authorization। भैया जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है कोई भी, क्या वो जर्नल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के साथ हो रही है? अब मैडम ये क्या बात है? बच्चे आप सिंपल बात है कि अकाउंट्स तुम किसी कंपनी का संभालते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारा डाटा होगा, सारी चीजें। ऐसा कोई ना आरा गहरा नत्थु गहरा आके तुम्हारे कैबिन में से तुम्हारी सारी चीज निकल जाएगा, तो प्रॉपर अथॉरिटी की जरूरत है। वही चीज इंटरनल कंट्रोल बताता है कि कुछ भी एक्स वाई जी ट्रांजेक्शन हो रही है वो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ हो रही है नहीं। मैडम ये कहाँ से जिक्र आ गया? याद करो बेटा, अपने जरा फ्लैशबैक में जाओ, करण अर्जुन के जमाने में जाओ, जो भी जस्ट 5 मिनट पहले हमने हमने क्या किया, डिस्कस किया था कि भैया वो प्रोसेस डिजाइन है कि भैया रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आया? यस मैडम, आगे चलो ना, दूसरी बात। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली। ठीक है, जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन होती है क्या भैया उसका जो रिकॉर्ड होता है वो देन एंड देयर होता है या नहीं? या तुम जैसे आलसी हो की तरह मैडम कल कर लेंगे, तुमने तो कबीर दास की जो वो है ना क्या दोहा है उसको भी उल्टा कर दिया। दोहा क्या क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले हो जाएगी डैश डैश डैश। और तुम लोग क्या कर रहे हो नलायकों? आज करे सो कल, कल करे सो परसों डैश डैश डैश। बच्चे कह रहे हैं मैडम बस कीजिए बस कीजिए, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है, चलो सुधारो उसको। ओके, तीसरा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेट्स आर सेफगार्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस।
तीसरा बेटा सबसे पहले सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स हमने पढ़ा था, हाँ। तो एसेट जो है आपके बचे हुए हैं, किससे बचे हुए हैं मैम? बेटा आपके बचे हैं अनऑथराइज एक्सेस से। मैडम ऐसे कैसे बच सकते हैं? हम तो उसको ताले चाबी में रखेंगे। तो बेटा ताला चाबी आजकल है डिजिटल एक्सेस, डिजिटल पासवर्ड। ओके, समझ में आया? बेटा फोर्थ क्या है? रिकॉर्डेड एसेट्स आर कंपेयर्ड विद एग्जिस्टिंग एसेट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। तो भैया आपने जो रिकॉर्ड किया है, आप सब ये इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है? बाय द इंटरनल कंट्रोल यू मस्ट अश्योर दैट कि जो एसेट्स हैं उनकी प्रॉपरली असेसमेंट हुई है एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आप लोग करते हैं, मैडम हमने ऑडिट करी थी, अब हम नहीं कर रहे हैं। तो भैया तुम अपने आप को एक्सेस तो करो रीजनेबल इंटरवल से, कि तुम्हें कितना आता है, कहाँ आता है। समझ आया? हाँ मैडम, अब हमें बिल्कुल समझ आ गया। आगे चलिए मैम। तो सब है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो भैया आप ये भी बता दीजिए भैया बेनिफिट्स क्या है? मैं बोलूं कि मैंने तुमसे पूछा सीए बनने के तुम्हारे उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों बन रहे हो, लेकिन इसका फायदा क्या होगा सीए बनने के? मैडम मैडम हमें सीए बनने के बाद फ्री समोसा मिलेगा, फ्री चाय मिलेगा, लग्जीरियस, हमें हम किसी के ऑडिटर बन जाएंगे तो वहां जाके एजीएम में खाएंगे अच्छे से। नालायकों, जब देखो खाने की बात है। तो सबसे पहले बेटा बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। जो आपका इंटरनल कंट्रोल होता है वो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपकी मतलब क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं इंटरनल कंट्रोल, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड जो बेनिफिट है आपका, वो सेकंड बेनिफिट क्या है बच्चों लोग? सेकंड बेनिफिट है आइडेंटिफाई फैक्टर दैट अफेक्ट्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट को तो ये आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिस्क ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तीसरा क्या है? डिजाइनिंग, इट हेल्प्स टू डिजाइन द एंटी प्रोसीजर। मैडम ये एंटी ही क्या है बेटा? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, आप किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, क्या नेचर होता है, क्या टाइमिंग होता है, किस एक्सटेंट तक आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को लेके जाते हैं, ये सब सारी चीजें आ, किससे आप जान सकते हैं अगर आप इंटरनल कंट्रोल को ढंग से समझ पाते हैं तो। यस बेटा, लेकिन मैम हर चीज के साथ है ना, कहते हैं ना कि हर चीज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, हाँ मैम। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आईसीआई में। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैडम इनहेरेंट लिमिटेशन या वैसे ही? बेटा लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैडम ऐसी कैसी बात है? सीए बनने के बाद क्या नुकसान क्या है? बेटा सीए बनने के बाद नुकसान देखो, आप फिट नहीं रह पाओगे, अभी तुम जिम फिटनेस फ्रीक हो, तुम्हारा पेट निकल जाएगा, चश्मे तो वैसे ही हमारे मैडम जब जाग से चढ़े हैं, मेरे भी चढ़ गए हैं, कईयों के बाल चले जाते हैं, ठीक है, डैश डैश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप बड़ी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, किसी ने जरा सा बोल दिया तो आप लोगों का ऐसे 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 करंट लगते हैं, है ना? एग्री करते हो तो कमेंट में लिखना मैडम शॉर्ट टेम्पर तो हम ये भी हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड तो अभी हो गए हैं हम। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हाँ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और बच्चे कह रहे हैं मैडम आप क्या अपनी क्वालिटी बता रहे हो? बेटा मैं भी तुम्हारी बिरादरी की हूँ, मैं भी तुम्हारी फैटर्निटी की हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आता ही है। चलो छोड़ो, क्या पर्सनल बातें करते रहते हो यहाँ पे। आ जाओ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेटा सबसे पहले लिमिटेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल की? जो ऑडिट की थी मैडम, क्या है? इंटरनल कंट्रोल ऑलवेज प्रोवाइड यू ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। जो इंटरनल कंट्रोल है आपका कैन प्रोवाइड यू अ रीजनेबल अश्योरेंस, ये आपको गारंटी नहीं देता, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। मैडम रीजनेबल अश्योरेंस बोले तो भैया अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी है, तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम है। मैडम रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जैसे फ्रॉड से या फिर अनइंटेंशनली, ये भी एरर से कम होते हैं। तो इट कैन ओनली प्रोवाइड यू द रीजनेबल अश्योरेंस। मैडम दूसरा क्या है? बेटा इट इज अ ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल कौन बनाता है? इट्स डिजाइन इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल बाय द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ओके, एंड द मैनेजमेंट। भैया ये कौन बनाता है? मैडम ये दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट से ऊपर होते हैं।
ओके, या फिर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर रोबोट थोड़ी ना इन्वॉल्व है, बच्चे ह्यूमन है, प्राणी इन्वॉल्व है, प्रजाति इन्वॉल्व है। तो आपको पता है एक से ज्यादा लोग जहाँ पे मिलते हैं तो वहां पे उनका मेंटल या उनकी सोच में थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो भी इंटरनल कंट्रोल यानी कि जो भी वो सिद्धांत पॉलिसी ये सारी चीज बना रहा है तो उसमें ह्यूमंस इंक्लूड है। एक ह्यूमन नहीं है, बहुत सारे प्राणी इन्वॉल्व है। तो भैया कई बार क्या होता है, ह्यूमन जजमेंट की वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है बेटा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये तो बहुत ज्यादा होता है। भैया नालायको, हम तुम्हें कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस पढ़ लो, थोड़ा ढंग से पढ़ो, ऑडिट को समझ के पढ़ो, लेकिन तुम लोग वही रट्टाफिकेशन में करते हो। तो तुम लोग टीचर्स को गलत, अरे ये टीचर्स तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको नहीं पता, हम शॉर्ट नोट्स खरीदेंगे, ऐसे करेंगे। अरे नालायको, तुम लोग हमारा अंडरस्टैंडिंग पर्पस नहीं समझ पाते कि व्हाट टीचर वांट टू से। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्ट्रिक्ट रूल है या कोई चीज बना दी गई है तो एम्प्लॉयज डिफरेंट डिफरेंट किस्म के प्राणी उसको डिफरेंट डिफरेंट इलेबोरेट करते हैं, यानी देयर इज ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बेटा नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोल्यूजन अमंग दी एम्प्लॉय। ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, अभी जैसे आपने सुना था कि एक चार्टेड अकाउंटेंट ही कॉर्पोरेट अमंग पीपल। ओके, नेक्स्ट है आपका ई, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट बनाती है तो इंटरनल कंट्रोल, अगर कोई कोल्यूजन होता है, कोई भी आपका इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आफ्टर ऑल द रेस्ट जजमेंट कौन सा होता है, मैनेजमेंट का होता है। और समटाइम्स मैनेजमेंट बिकम बायस। तो ये आपकी एक लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। सपोज XYZ फ्रॉड हुआ तो वहां पे ऑडिटर के पहुंचने से ही पहले मैनेजमेंट सारी चीजें शांत करती। तो ये लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को तो साफ नजर आ रहा है, ओ माय गॉड कितना बढ़िया इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई ना, मैं आपको डोंट माइंड एग्जांपल देती हूँ कि भैया आपके घर में आपके पापा जी ने बिल्कुल सख्त इंटरनल कंट्रोल बना रखा है कि आपको रात के 9 बजे पार्टी पब्स अलाउड नहीं है। बच्चे कह रहे हैं मैडम हम तो वैसे ही नहीं करते, हम तो अपनी जिंदगी से वैसे ही दुखी है, सीए में एडमिशन लेके। नालायक, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन वहां पे आपकी प्यारी दादी जी या आपकी प्यारी मम्मी आपको अलाउड कर देती है। तो ऑब्वियस की बात है, फ्रंट एंड पे तो लगेगा कि इनके फादर्स ने कितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल बनाए हैं कि बच्चा ये सारी चीजें नाइट आउट्स में नहीं है। लेकिन वही क्या है, मैनेजमेंट का ही कोई पर्सन आपको इस चीज की परमिशन देता है तो इट विल इफेक्ट। समझ पा रहे हो ना, समझ गए हो तो लाइक कर देना, और मजा आ रहा है तो समझा देना, ठीक है कि मैम समझ में आ रहा है। समझ आया या नहीं आया, बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, थोड़ा सा मोटिवेशन। आप लोग क्या सोचते हो कि आपका सफर सीए करने के बाद यहीं पे आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी? तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि आपने देखा होगा कि अभी एक यंग 24 ईयर सीए की डेथ हो गई थी। मतलब EY में काम करें बट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, राइट। तो डोंट थिंक दैट दैट इज द, तो आई वांट टू से दैट माय डियर स्टूडेंट और माय डियर फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स कि डोंट लिमिट योर सेल्फ कि आज हमारा क्लियर नहीं हुआ है या चीजें नहीं है। ऑफकोर्स वी ऑल वांट दैट यू शुड पास इन सिंगल गो, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता तो ये आपकी जर्नी वहां पे नहीं रुक जाती। तो सीए की डिग्री के बाद भी अगर आप एक प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज अभी तो आप डिग्री पे हैं कि ठीक है, अभी तो आप अपने आप को दोष दे देंगे कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं पास नहीं हुआ, मैंने कोचिंग नहीं ली इसलिए मेरा रह गया। बट अबाउट दैट कि आप अगर जब अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं एंड बीइंग अ डिग्री होल्डर, तो वर्क प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते तो आप किसको दोष देंगे? सो मेंटेन द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन योर माइंड। सो अगर ये चीजें आप आज से इंप्लीमेंट करेंगे देन यू विल गोइंग टू बी सक्सीड इन योर फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ। बिकॉज अल्टीमेट गोल सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, अगर आपका कुछ करना है, कुछ नाम कमाना है, तो ऑल दोस प्रेशर्स आएंगे दैट यू हैव टू डील विद दैट ऑल प्रेशर्स। ओके, ये तो थी थोड़ी सी मोटिवेशन की बात। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। अब बात करते हैं आगे की। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मीनिंग किया, ऑब्जेक्टिव करे, बेनिफिट्स किया, लिमिटेशन किया। लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस में स्टार्ट करने वाली हूँ वो इंटरनल कंट्रोल का ही है। मैडम क्या प्रोसेस है? बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैडम इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब क्या है पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल? मैडम हमें ये तो पता चल गया कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है प्रोसेस डिजाइनिंग डैश डैश डैश, जो हमने पढ़ा। लेकिन इंटरनल कंट्रोल के बेटा 5 पार्ट्स हैं। देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना। कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना। सेकंड जो आपका एक इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट होता है वो होता है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ओके, एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पे दूंगी इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होता है कंट्रोल एक्टिविटीज। कौन सा होता है? कंट्रोल एक्टिविटीज। इन सबको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है आपका मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। किसी भी प्रोग्रेस को, किसी भी चीज को आप मॉनिटर नहीं करते तो देर इज नो यूज टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग ऑन दैट। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या होता है भाई? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल का, कि आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट समझना है। दूसरा आपको देखना है कि एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। तीसरा आपको देखना है इंटरनल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन वो कैसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉनिटरिंग और इंटरनल कंट्रोल क्या है। तो ये पांच कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारे पांच कंट्रोल एनवायरनमेंट कि ये पांच कंट्रोल एनवायरनमेंट होते क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब मैडम ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता क्या है, मैं फिर से आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे द मीनिंग से आपको इलेबोरेट कर रही हूँ, अपने नोट्स बना दीजिए। बट डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम योर मॉड्यूल, डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम योर रिसोर्सेज, वट एवर रिसोर्सेज यू आर फॉलोइंग। ऑलराइट, राइट। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओके। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका है ऑडिटर शैल, auditor shall obtain an understanding of control environment, the part of understanding its environment। बच्चा लोग क्या बोल रहा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, जब वो अंडरस्टैंड करता है फर्स्ट वो में कि एंटिटी का एनवायरनमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट को एवेलुएट भी करना पड़ेगा। ओके, व्हाट, अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है कि व्हाट मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड, व्हाट पॉलिसीज मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड, क्या पॉलिसीज हैं जो मैनेजमेंट ने क्रिएट की है। What are the strength and weakness? What are the strength and weakness in the control environment? Right? What are the strength and weakness in the control environment? Now, control environment में आता क्या क्या है? What control environment includes? What control environment includes? तो control environment में आता है the governance, किस तरीके से चलता है, the governance and management function, the governance and management function। ओके, सेकंड एटीट्यूड, सेकंड वन आता है भैया एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस। एक्शन ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस, क्या एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो फर्स्ट चीज क्लियर हो गया, राइट। अब यहाँ तो थी कंट्रोल एनवायरनमेंट का मीनिंग, मैं फिर से आपको स्पेसिफाई कर रही हूँ, जो आप नेक्स्ट स्टार्ट करा रही हो बच्चा लोग वो स्टार्ट करा रही हो एलिमेंट्स। व्हाट कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब क्या क्या एलिमेंट्स है कंट्रोल एनवायरनमेंट के, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो लिखिए आप, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड इथिकल वैल्यू। सबसे पहली बात है
integrity and ethical value. This is the first element. This is the first element of control environment. Okay. Second है आपका commitment to competence. Very important element of control environment. Commitment. अब ये कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या ऐसा कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रखा है कि जो जिस रोल के लिए लाइबल है, जिस रोल के लिए बने फिक्स है, वो उसी रोल पे पोस्ट है या नहीं। ये नहीं कि आप अकाउंटेंट से एक मैनेजर वाला काम भी करा रहे हैं, एक एमबीए वाला काम करा रहे हैं। तो भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जिस रोल के लिए कमिटेड है, क्या वो उसके कॉम्पिटेंस यानी उसके लायक है भी या नहीं। राइट। तीसरा क्या है? पार्टिसिपेटिंग इन दोस चार्ज विद गवर्नेंस। भैया क्या आपके जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, वो पार्टिसिपेट, वो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं या नहीं करते। मतलब देखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चल रहा है या नहीं, हाईली एक्टिव है या नहीं, या सो रहे हैं। फोर्थ एलिमेंट क्या है? मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ये क्या है मैडम? ये आपका एलिमेंट है ऑपरेटिंग स्टाइल के। मैनेजमेंट जो है आपका किस तरीके से फिलॉसफी जनरेट करता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करता है, क्या एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्या एटीट्यूड है आपका एक्शंस लेने का, किसका? मैनेजमेंट का। द फिफ्थ वन इज बच्चा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था ना बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है मैडम? ये क्या होता है भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? भैया हिरार्की पे है, ऑथराइजेशन डेलीगेशन प्रॉपरली असाइन हुई है या नहीं हुई है। राइट। सिक्स वन एलिमेंट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप प्रॉपरली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट वन है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, किस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स यानी वर्कर्स यानी अपने एम्प्लॉयज को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, क्या पॉलिसीज प्रैक्टिस है। राइट। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे इसके, किसके? कंट्रोल एनवायरनमेंट में। क्लियर हो गया? यस मैम। बेटा नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो हमने सेकंड कंपोनेंट पढ़ा था मैम, कौन सा पढ़ा था सेकंड है? एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। द ऑडिटर शैल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले ऑडिटर को इस चीज के बारे में जानना होता है। तो ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड। व्हाट ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड? ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड। इसमें चार चीजें ऑडिटर को अंडरस्टैंड करनी होती है। कौन कौन सी चीजें हैं मैम जो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है? ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड, क्या वही कंट्रोल एनवायरनमेंट देखिए आप क्या अंडरस्टैंड करना है। पहली चीज, आइडेंटिफाई द बिजनेस। आइडेंटिफाई। राइट। तो ऑडिटर को बेटा चार चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क। तो आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क। आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू दी, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस रिस्क उसको आइडेंटिफाई करना है कि भैया जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं उससे रिलेटेड कोई बिजनेस रिस्क है भी या नहीं। सेकेंड है एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। एस्टिमेटिंग, यहाँ पे रिस्क को एस्टिमेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क। थर्ड क्या है आपका? असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस, कितना हो सकता है। असेसिंग लाइकलीहुड, लाइकलीहुड होने के चांसेस, likelihood of occurrence. Detecting actual action to address of those risk. ओके okay? तो ये सारी चीजें ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी है इस सेकंड वाले एलिमेंट में, सेकंड वाले कंपोनेंट। बेटा तीसरा जो कंपोनेंट आता है ना बच्चा लोग, वो कौन सा कंपोनेंट होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग, के जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो हमने पढ़ा था। तो तीसरा जो कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट
इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेट द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, तो इसके अंदर है ऑडिटर शैल अंडरस्टैंडिंग, तो आपको ये पॉइंट भी यहीं से स्टार्ट करना है। ऑडिटर शैल obtain an understanding, auditor shall obtain an understanding। ठीक है, ऑडिटर को अब क्या अपनी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में हर चीज उसको कम्युनिकेट करनी है, लोगों तक, जो इंटेंट यूजर है उन तक पहुंचानी है। तो ऑडिटर को क्या क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग की उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। सबसे पहले क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस आर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर सिग्निफिकेंट फॉर द ऑडिट, विच आर सिग्निफिकेंट फॉर द ऑडिट। भैया सिग्निफिकेंट है ऑडिट के लिए क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, हर 10 रुपए की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 100 रुपए की। ओके, डिपेंड अपॉन द बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड चीज है प्रोसेस बाय विच ट्रांजेक्शन आर इनिशिएटेड, ऑडिटर नीड टू चेक प्रोसेस बाय विच ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड किस तरीके से इनिशिएट हुआ है, डिजाइन हुई है एंड रिपोर्ट हुई है, किसने करी है, मैनेजमेंट ने। ओके, थर्ड थिंग इज रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑडिटर नीड टू चेक रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सपोर्टिव इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिटेल रिटर्न है या नहीं, देन हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल। सो ये सारी चीजें कंट्रोल्स। ओके, तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट फॉर द ऑडिट, जो फोर्थ कंपोनेंट पढ़ा था कंट्रोल एक्टिविटीज। कौन सी ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज है जो ऑडिट के लिए जरूरी है, कंट्रोल एक्टिविटीज। ये सारी चीजें कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में ही आ रहा है, जो थी आपका कंपोनेंट्स में। तो एग्जांपल्स है ऑडिटर शैल मेक एन अंडरस्टैंडिंग फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑडिट। तो इसमें कौन कौन सी चीजें ऑडिट है, ऑथराइजेशन है, ऑडिटर नीड टू चेक सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज है, फिजिकल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल जो कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सेफ्टी डिवाइस, परफॉर्मेंस रिव्यूज है या नहीं, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये कंट्रोल एक्टिविटीज में आता है, तो ऑडिटर नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस। ओके, लास्ट जो है वो है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि भैया आपके कंट्रोल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल प्रॉपर मॉनिटर हो रहे हैं या नहीं। व्हाई, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो फिफ्थ वन है, फिफ्थ एलिमेंट, जो फिफ्थ कंपोनेंट था मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। Okay, controls are properly reviewed at the proper interval of time. Management accomplishes its objective, getting feedbacks. Okay, ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो आज हमने इस क्लास में क्या कवर किया, इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, इनहेरेंट सॉरी लिमिटेशन, एज वेल एज 5 कंपोनेंट। तो ऑडिट कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सॉरी इंटरनल कंट्रोल फिनिश है। नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट जो आपका जो होगा उसमें मैं कवर करूंगी आपका टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। राइट, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल आई विल कवर, एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में आ गया तो मैं लाइक के लिए आपको कहूंगी नहीं, क्योंकि आप करते नहीं हो लाइक। ठीक है, तो आप ऐसे ही भाग जाते हो। थोड़ा बहुत मोटिवेशन भैया दे दिया करो। आप जरूर बताना कि सबसे अच्छी बात इस क्लास में आपको क्या लगती है। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दी ईच एंड एवरी फीडबैक और कमेंट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बने रहो। और आपको लगता है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस इंसान तक पहुंचा देना जिसको इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।